जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे ई पाठशाला सेंटर में। आज इसके पहले हमने जिला पंचायत, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत का गठन कैसे होता है और वहाँ के जो पदधारी होते हैं उनको किस प्रकार वापस बुलाया जाता है या फिर उनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास किया जाता है, ये सब हमने देखा है। तो इस प्रकार हमारा जो गठन वाला जो प्रक्रिया है, पंचायतों की गठन संरचना, ये सब कंप्लीट होती है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि उन जो है सदस्य, पंच, सरपंच या एक शब्द में कहें तो जनप्रतिनिधि को किस प्रकार उनके पद से अलग किया जाता है या उसको पद से पृथक किया जाता है, या और ऐसी बोलचाल की भाषा में कहें तो कब उसको अपने पद से बाहर निकाला जाता है। तो इसके पहले हमने 2 विधियां देख चुकी है। उन विधियों का नाम हम यहाँ देख लेते हैं। पहला हमने देखा था वापस बुलाना। वापस बुलाना, ये हमने पहला देखा था। दूसरा हमने देखा था अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव, मैं इसको आपको थोड़ा और बताना चाहूँगा एक एक लाइन में कि वापस किनको बुलाया जा सकता है। वापस बुलाने की प्रक्रिया होती है आपके पंच के लिए और सरपंच के लिए। सरपंच के लिए। और जो अविश्वास प्रस्ताव है वो आपके सरपंच के विरुद्ध होगा, उप सरपंच होगा और जिला जनपद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के विरुद्ध। तो इस प्रकार हमने दो तरीके देखे हैं जिस प्रकार इन तरीक़ों के माध्यम से हम अपने जनप्रतिनिधियों को, यदि वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, नियम का उल्लंघन कर रहे हैं, तो हम उसको वापस बुला सकते हैं। इसके बाद भी और बहुत सारी चीज़ें आपको जाननी चाहिए कि कैसे वे लोग अपना पद छोड़ सकते हैं या फिर चुनाव लड़ने के वो लोग उसकी पात्रता नहीं रखते। तो आज का हमारा वीडियो इसी पर रहेगा। तो हमारा आज का टॉपिक है धारा 36, जिसमें बोला गया है कि पंचायत का पदधारी होने के लिए निर्हरता का मतलब होता है अपात्र। इसका मतलब यह है कि नीचे मैंने जितने भी पॉइंट लिखे हैं, यदि किसी एक में भी यदि कोई व्यक्ति ये साबित हो जाता है कि वो इन नीचे व्यक्तियों से संबंधित है या वो योग्य है या फिर वो इन सब में लिप्त है, तो वो पंचायत के किसी भी स्तर का चुनाव नहीं लड़ सकते, किसी भी स्तर का। तो हम पहला देखते हैं अधिनियम के पूर्व, मतलब आपके छत्तीसगढ़ राज्य पंचायत अधिनियम के पूर्व या बाद में यदि कोई पदधारी सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अधीन नारकोटिक्स का उपभोग के मामले में दोषी पाया गया हो और उसका जेल कार्यावधि पूर्ण न हुआ हो या अन्य अपराध में कारावास के बाद 5 साल बिताया ना हो। इसका कहने का मतलब है, यदि कोई भी व्यक्ति है जो इस प्रकार के कार्य में लिप्त हैं, नारकोटिक्स मतलब ड्रग वगैरह होते हैं, उसमें अगर दोषी पाया गया है और दोषी पाए जाने के बाद उनका जो कारावास का जो पीरियड है वो पूर्ण नहीं हुआ है 5 साल, या फिर अन्य कोई अपराध किए हैं और वो उनकी कारावास की अवधि पूर्ण नहीं हुई है, तो उस स्थिति में वे जो है चुनाव नहीं लड़ सकते, इसकी पात्रता उनको नहीं होगी। दूसरा है न्यायालय द्वारा विकृत चीज़ घोषित कर दिया है, मतलब अगर न्यायालय ने आपको विकृत चीज़ घोषित कर दिया है, पागल, दिवालिया या फिर और कुछ, तो आप चुनाव लड़ने के योग्य नहीं है। दिवालिया, जैसे आप दिवालिया हो गए हैं, बैंकरप्ट, दिवालिया, तो भी आप पंचायत के किसी भी पद के लिए योग्य नहीं है चुनाव लड़ने के संबंध में। नेक्स्ट आता है पंचायत के अधीन लाभ पद पर हो। पंचायत के अधीन यदि लाभ पद पर, यदि आप पंचायत के चुनाव जीत चुके हैं और यदि आप कहीं न कहीं उसके लाभ पद का धारण करते हैं, मतलब आप सरपंच हैं, आप गांव के सरपंच हैं और गांव में होने वाली जितनी भी क्रियाएं हैं सरकारी, नाली निर्माण, घर बनाना, मजदूरी का और बहुत सारे काम होते हैं आपके ग्राम पंचायत में। मनरेगा के तहत भवन बनाए जाते हैं, सीसी रोड बनाए जाते हैं। इस सब में यदि आप ठेकेदारी स्वयं कर रहे हैं अपने ही नाम पर, तब की स्थिति में आप पंचायत के
पदाधिकारी होने के योग्य नहीं रहेंगे और आपको तुरंत आपका पद खाली करना होगा या फिर आपको पद से निकाल दिया जाएगा। इसमें केवल इस बात की छूट दी गई है कि भू राजस्व संहिता 259 के तहत पटेल का पद आपके लिए पात्र होता है। ये आप भू राजस्व संहिता पढ़ेंगे तब इसके बारे में करेंगे डिटेल। हमें यहाँ इसकी ज़्यादा डिटेल पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हमें बस इतना याद रखना है कि पंचायत के अधीन यदि कोई लाभ रख रहा है, वो खुद ही पंचायत के सदस्य हैं, पंच है, उप सरपंच है या जो भी है, यदि वो लाभ का पद रखता है तब वो पात्र नहीं होगा। लेकिन पंचायत का पंच, सरपंच या उप पंच वो मनरेगा के तहत काम कर सकता है, उसके लिए उसे अलाभ का पत्र नहीं माना जाएगा क्योंकि वो उसकी मेहनत का कार्य है। पांचवा देखते हैं, राज्य सरकार केंद्र सरकार के द्वारा पब्लिक सेक्टर उपक्रम में भ्रष्टाचार से निकाला गया हो। राज्य सरकार या केंद्र सरकार बहुत सारे पब्लिक उपक्रम होते हैं, यदि वहाँ पहले वो कार्य कर रहे थे और वहाँ से यदि वो भ्रष्टाचार के दोषी पाए जाने पर निकाला जाता है, उस स्थिति में भी वो पंचायत का पदधारी का पद के लायक नहीं होगा, वो चुनाव नहीं लग सकता। अब पब्लिक सेक्टर क्या होता है? पब्लिक सेक्टर जैसे आपका है क्रीड़ा विभाग जिसमें आपका सौर पैनल लगाने का कार्य किया जाता है, वो एक सरकार का उपक्रम है, ना कि पूरी तरह से सरकारी संस्था। उसी प्रकार है आपका जलवायु के संबंधित एक संस्था है, वो भी के सरकार का ही एक उपक्रम है, वो पूर्णतः सरकारी नहीं है। तो इस प्रकार जो उपक्रम से यदि आप भ्रष्टाचार के आरोप से निकाले जाते हैं तब की स्थिति में भी आप पंचायत के पदधारी होने के लायक नहीं रहेंगे। उसके बाद है, पंचायत की ओर से संविदा में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हित रखता है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हित रखता है। वही मुझे बताया कि पंचायत की ओर से जो कार्य किया जाता है उसमें आप प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष हित रखते हैं तो भी आप पात्र नहीं होंगे। लेकिन यदि संयुक्त स्टॉक कंपनी सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण का जो पंचायत द्वारा संविदा करेगी उसमें अंश रखता है तो पात्र होगा। इसमें क्या बोल रहा है कि पंचायत की ओर से संविदा में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हित रखता है, मतलब पंचायत की ओर से जो कार्य कराए जाते हैं ग्राम स्तर पर, यदि उसमें वो हित रखता है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, फिर भी उस रखता है तब उसे अपात्र माना जाएगा। लेकिन यदि वही व्यक्ति संयुक्त स्टॉक कंपनी क्षेत्रीय सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण का जो पंचायत द्वारा संविदा करेगी उसमें अंश रखता है तब वो अपात्र नहीं कहा जाएगा, उसको हम पात्र ही बोलेंगे। ये पात्र है, उसको हम पात्र ही बोलेंगे। दूसरा है समाचार पत्र जिसमें पंचायत ने विज्ञापन दिया है, इसके अंश में है तो वह पात्र होगा। समाचार पत्र में जो पंचायत के संबंध में जो विज्ञापन देते हैं उसमें यदि वो अपना हित रखता है तो भी वह पात्र होगा। पंचायत द्वारा डिबेंचर धारण करने पर वह अपात्र हो जाएगा। पंचायत द्वारा डिबेंचर धारण करने पर वह अपात्र हो जाएगा। ये सब जो मैंने बातें बता रही हैं वो आपके रटने और समझने के लिए है, इसमें समझाने के लिए ज़्यादा ऐसा कुछ है नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, विदेशी नागरिकता ये या अभिस्वीकृति देने पर। ये तो सबको पता है, यदि आप हमारे देश के नागरिक नहीं रहेंगे तो आप यहाँ के पंचायत के पदाधिकारी कैसे कहलाएंगे। तो नेक्स्ट है धारा 130 निरसन में निहरता नहीं हटने पर। ये धारा 130 जब मैं आएगा तब आपको बताऊंगा, क्योंकि हमारे पंचायत राज में 132 धारा है। जब ये धारा 30 आएगा तो उसको वहाँ पे डिटेल से चर्चा करेंगे। राज्य विधानसभा के पद हेतु निर्धारित, मतलब यदि आप राज्य विधानसभा लड़ने के लायक के पात्र अगर नहीं रहे तो भी आप अपात्र हो जाएंगे, किंतु 21 से 25 वर्ष की आयु हेतु नहीं। अब देखिए राज्य विधानसभा में क्या होता है, राज्य विधानसभा के जितने भी नियम बनाए गए हैं कि आप कैसे किस प्रकार विधायक के लायक हैं, उसके लिए यदि आप पात्र नहीं है तो यहाँ भी पात्र नहीं होंगे। किंतु वर्ष के मामले में आपको छूट दी गई है, क्योंकि वहाँ 25 वर्ष से चालू होती है, कि आपका विधानसभा जो है 25 वर्ष से शुरू होता है और आपका जो पंचायती राज संस्था है वो 21 वर्ष से आपको पात्र मानता है, इसलिए यह वर्ष के मामले में आपको छूट दिया गया है। जो साक्षर नहीं है वो एक फिक्स डेट के लिए है कि आप साक्षर कब तक नहीं है। यदि बहुत पुराने लोग हैं जिनकी जन्म 2000 से पहले हुआ है, 2000 से, तो वो साक्षर नहीं रहेंगे तो चलेगा, लेकिन आपका जन्म यदि 1990 के आसपास के बाद का हुआ है तो आपको साक्षर होना ज़रूरी है। आपके परिसर में जलवाहित शौचालय नहीं है, तो यदि आपके परिसर में यदि आप सरपंच के पद पर हैं
पहले ऐसा रूल था कि आपके पास यदि सरपंच का पद है, आपको नहीं है, तो आपको सरपंच चुनने के बाद बनाना है। लेकिन अभी की स्थिति में ऐसा है कि यदि आप नामांकन फॉर्म भरते हैं तो तब की उसी स्थिति के समय उसी टाइम आपके घर में परिसर में जलवाहित शौचालय होना अनिवार्य है। उसके बिना आप पंचायत के पदाधिकारी नहीं बन सकते। अगला देखते हैं, पंचायत में बकाया हो और मांगे जाने पर आप नहीं दे रहे हैं। पंचायत में आपका किसी भी प्रकार का देनदारी है, जैसे आप गांव के ही एक लोग हैं और पंचायत का आप किसी भी प्रकार का जो टैक्स है, जो अनिवार्य टैक्स है या फिर कोई और कर राशि है जो पंचायत को आपने दिया था या फिर पंचायत से आपको लेना है ना, तो वो अगर आप नहीं लौटाए हैं तो आपको लौटाना पड़ेगा और जब मांगा जाए तो 30 दिन के भीतर दिया जाना चाहिए। अगर आप नहीं देते हैं और इस तरह की कोई बातें आती हैं तो आप पंचायत के निर्वाचन के योग्य नहीं होंगे। यदि आप पंचायत के शासकीय भूमि पर अतिक्रमण किए हैं और ये साबित हो जाता है कि आपने ही अतिक्रमण किया है, आपके ही द्वारा हुआ है, आपके ही नाम से हुआ है, तब भी आप पंचायत के मैं यहाँ पंचायत बड़ा बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि केवल ग्राम पंचायत के लिए लागू होगा। पंचायत का मतलब है त्रिस्तरीय, तीनों स्तर के पंचायत। यदि आप किसी गाँव में रहने वाले हैं, यदि आप शासकीय भूमि पर अतिक्रमण किए हैं तो आप ना तो जनपद पंचायत, जिला पंचायत या ग्राम पंचायत किसी के लिए भी पात्र नहीं होंगे। ऐसा साबित होने पर निर्वाचित होने के बाद, अभी ये नेक्स्ट पॉइंट है, क्या लिखा है 14, निर्वाचित होने के बाद ऊपर हमने जितना भी चीज़ पढ़ा है हो सकता है नामांकन फॉर्म या जांच के समय आप उससे बच जाएं। यदि आप उसमें लिप्त हैं या फिर आप उसमें कोई एक भी पॉइंट में पाए जाते हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव होता है, नामांकन फॉर्म भरते हैं, उस समय आपकी गलती कोई पकड़ नहीं लेता या आप नहीं बताते, छुपा लेते हैं, तब की स्थिति में आप तो चुनाव लड़ लेंगे, लेकिन चुनाव के बाद आप जैसे ही पद धारण कर लिए उसके बाद भी यदि पता चलता है कि आपने कुछ छुपाया है, यदि हमने जांच नहीं कर पाया, जो भी हो, आपने छुपाया है या फिर सरकार के द्वारा उस समय जांच नहीं कर पाई, लेकिन बाद में पता चल गया, तब भी आप अपात्र होंगे और आपको तो अपना तुरंत पद छोड़ना पड़ेगा या आपको पद से निकाल दिया जाएगा। ऐसा है। लाभ के पद होने पर, लाभ का पद मतलब सरकारी नौकरी, यदि आप लाभ के पद पर हैं, सरकारी नौकरी में हैं, यदि आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तो पहले आप अपनी सरकारी जॉब से रिज़ाइन कीजिए, और यदि चुनाव जीत गए हैं उसके बाद यदि आप कोई लाभ का पद धारण करते हैं, कोई भी बड़ी हो या छोटी हो, यदि आप सरकारी नौकरी ज्वाइन करते हैं तो आपको अपना पद त्यागना पड़ेगा। ऐसा है। चलिए, एक और टर्म होता है जिसमें आप निरहर माने जाते हैं। पंचायत की इजाज़त के बिना, किसी भी पंचायत, किसी भी स्तर का पंचायत की इजाज़त के बिना लगातार 3 बैठक में अनुपस्थित रहते हैं या 6 माह के आधे बैठक में आप नहीं आते, 3 माह के बैठक में उपस्थित रहते हैं लगातार, या कुल 6 माह के आधे बैठक में नहीं आते हैं, उसके बाद भी, है ना, उसके बाद आप अपात्र माने जाएंगे। इजाज़त मांगे जाने पर 30 दिन में यदि कोई जवाब नहीं आता तो स्वीकृत माना जाएगा। चलिए, ऐसा मानते हैं। पंचायत के आपने इजाज़त बिना लगातार 3 बैठक या अनुपस्थित रहे या फिर टोटल 6 माह के आधे बैठक में आपने नहीं आया, तब आपको अपात्र घोषित करेंगे। लेकिन आपने इजाज़त मांगी थी पंचायत में आपने आवेदन किया था कि मैं अमुक काम से नहीं आ सकता, मुझे कृपया अवकाश प्रदान किया जाए, या मैं इस बैठक में शामिल नहीं हो पाता। इस प्रकार आपने कोई आवेदन किया है, लेकिन आपके आवेदन पर 30 दिन के भीतर कोई जवाब नहीं आता, हाँ ना जो भी है, कोई जवाब नहीं मिलता, तो आप यदि नहीं मिलता तो इसका मतलब यही समझे कि आपकी आवेदन पास हो चुकी है। ऐसा है, यदि नहीं मिलता है तब की स्थिति में। तो ये हम अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक आज का नेक्स्ट टॉपिक है पंचायत अधिकारियों का त्यागपत्र। देखिए, इससे क्वेश्चन आता है, पंचायत पदाधिकारियों का त्यागपत्र कि कौन अधिकारी किसको अपना त्यागपत्र सौंपता है। तो हम देखते हैं पंचायत पदाधिकारियों का त्यागपत्र, धारा 37। तो आपका जो पंच है गांव का, वो सरपंच को देगा। देखिए, मैंने यहाँ से शॉर्टकट में लिखा है कि त्यागपत्र कौन किसको देगा। तो आपका जो पंच है वो सरपंच को देगा।
सरपंच है वो पंच है जो सरपंच को देगा। यहाँ बहुत सारी बातें आती है कि क्या उप सरपंच सरपंच को देगा, तो नहीं, उप सरपंच सरपंच को नहीं देगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं सरपंच के बराबर है, इसलिए वो पंच को जो उप सरपंच है सरपंच को त्यागपत्र नहीं देता है। लेकिन और बहुत सारी जगह है जहाँ राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति होते हैं, तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को दे सकता है, पर यहाँ के केस में उप सरपंच सरपंच को त्यागपत्र नहीं देगा। अगला है जनपद के जो सदस्य होते हैं जो अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देंगे, और जिला के जो सदस्य हैं वो जिला अध्यक्ष को त्यागपत्र देते हैं। तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आपका जिला अध्यक्ष उसको पास करता है या विचो करता है, वो आगे सरकार के पास जाती है। अब पास क्या करना है कि यदि कोई त्यागपत्र दे दिए तो क्या आप उससे ज़बरदस्ती काम थोड़ी करा सकते हैं। वो केवल एक सूचना है कि हम अब काम नहीं करना चाहते, इसके लिए कोई पास फेल की ज़रूरत नहीं होती। तो सरपंच उसको आगे की स्तर पे भेजता है, जैसे उप संचालक कार्यालय है, जनपद पंचायत है, जिला पंचायत है, यहाँ भेज दिया जाता है। जनपद अध्यक्ष उसको एक प्रति कलेक्टर को और एक प्रति उसकी आपके जिला सीओ को, जनपद सीओ को देता है। उसी प्रकार जिला सदस्य जो है आके कलेक्टर को और जिला सीओ को एक एक पत्र सौंपता है। ये आगे की कार्यवाही के लिए पंचायत संचालनालय की ओर भेज दी जाती है। अब देखते हैं सरपंच और उप सरपंच किसको देंगे। सरपंच और उप सरपंच उप संचालक पंचायत को देंगे, जो जिला स्तर का एक कार्यालय है। सरपंच एवं उप सरपंच उप संचालक पंचायत को देंगे। उसके बाद है जिला अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, जनपद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कलेक्टर या फिर अतिरिक्त कलेक्टर को देंगे, और जिला अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष कलेक्टर को देंगे। ठीक है, जनपद अध्यक्ष उपाध्यक्ष कलेक्टर या फिर अतिरिक्त कलेक्टर को, और जिला अध्यक्ष और उपाध्यक्ष आपके कलेक्टर को ये त्यागपत्र सौंपेंगे। तो इससे क्वेश्चन बनता है, ये आप याद रखिए, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन में पूछा जाता है। नेक्स्ट है पदाधिकारियों का निलंबन। पदाधिकारियों का निलंबन, इसको हम थोड़ा लंबा है, इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।